कैसे हो गई? तो संविधान के आपने 2 लेक्चर देख चुके हो आप, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। संविधान क्या होता, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान का इतिहास नहीं पढ़ाया मैंने आपको, वो भी पढ़ाऊंगा भी नहीं। सही है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपकी एक बार जो है समझ डेवलप हो जाए, उसके बाद जो है फिर उसके बाद मैं आपको भारत के संविधान का इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो मैंने कल के लेक्चर में आपसे बोला था कि जो है हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना की। तो देखिए मूल रूप से क्या है कि हेडिंग डाल लेते हैं हम, उद्देशिका। उद्देशिका यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना, इसी प्रस्तावना को यदि इंग्लिश की बात की जाए तो प्रेम्बल बोलते हैं। प्रेम्बल। तो आज का टॉपिक होगा आपका उद्देशिका या प्रस्तावना। दरअसल संविधान में उद्देशिका लिखा हुआ, प्रस्तावना नहीं है। सही है? क्यों? देखिए मूल रूप से तो प्रस्तावना ही होती है, लेकिन भारतीय संविधान में उसे उद्देशिका का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब संविधान सभा ने पास किया, स्वीकार किया, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। बात क्लियर होगी? तो दरअसल हम समझते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। सही है? किस तरीके से इसे संविधान निर्माताओं ने संविधान की कुंजी कहा है। सही है? याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र होती है, वो संविधान का एक सार होती है, एक निचोड़ होती है। याद रखिएगा, दोनों तीनों बात याद रखिएगा। संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना संविधान का सार होता है, उसका परिचय पत्र होता है। क्यों होता, उसे समझिए। देखिए दरअसल प्रस्तावना कहते किसको है या किस तरीके से प्रस्तावना होती है। क्या अगर संविधान से प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? या फिर ये मानिए कि अगर हम प्रस्तावना को ना पढ़ें और संविधान को पढ़ लिया जाए तो क्या हम संविधान को नहीं जान पाएंगे? इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना किस तरीके से होती है, कहां होती है। सही? देखिए जब आप कोई बुक लेते हो, उस बुक को लेकर 2 तरह के स्टूडेंट आपके बीच होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता जो उस किताब को खोलना स्टार्ट करता और लगभग 5वें 6ठे पन्ने पर जाकर पहला चैप्टर आता, उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देता। जबकि उस चैप्टर से पहले कहीं जो है लेखक का नाम लिखा रहेगा, कहीं उसकी अवधारणा लिखी रहेगी। सही है? उसी में एक पेज होता जहां पे उसकी प्रस्तावना लिखी रहती है, उसका सार लिखा रहता। क्लियर? जैसा आप कोई मैथ की बुक उठाना, जब आप मैथ की बुक को उठाओगे तो उस मैथ की बुक को चैप्टर शुरू करने से पहले उन चैप्टरों के नाम आपको किसी एक पेज पे मिल जाएंगे। यानी वो जो शुरू के 5-6 पेज होते हैं उनमें 1-2 पेज ऐसा होता जिसपे वो सारे चैप्टरों के नाम क्रमवाइज लिखे रहते हैं। ये सांख्यिकी है, ये आपका लाभ हानि है, ये प्रतिशत है। इस तरीके से वो सभी चैप्टरों के नाम क्रमवाइज लिखे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उन
किताब को नहीं पढ़ा और बाहर उस पेज को पढ़ा कि अच्छा इस बुक में प्रतिशतता भी है, लाभ हानि भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, साधारण ब्याज भी है, अगर आपने ये देख लिया तो ये बात आप कंफर्म आराम से बता दोगे कि इस बुक के अंदर लाभ हानि का चैप्टर भी है और परसेंटेज का चैप्टर भी है, अगर आपने उस पेज को पढ़ लिया। लेकिन एक बात बताइए आप, क्या उस पेज को पढ़ने से जहां पे लिखा हुआ कि प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या उस प्रतिशत को पढ़ने से आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे? नहीं। चैप्टर को पढ़ने के लिए उस चैप्टर में जाना होगा, लेकिन ये बात जानने के लिए कि इस बुक में प्रतिशत का चैप्टर है या नहीं है, उसे पूरी बुक को छानने की जरूरत नहीं है। आप उसी पेज को पकड़ लीजिएगा, शुरू वाले को, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर है या नहीं है। सही है। इसी बात को बोला गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि अगर आपको किसी देश का संविधान पढ़ना है तो उस देश का संविधान मत पढ़िएगा, उस देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने उस देश की संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश का संविधान कैसा है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से किताब के पहले चैप्टर्स लिखे रहते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं चैप्टरों के, उसी तरीके से प्रस्तावना भी होती है। यानी संविधान के अंदर क्या क्या है वो सब चीजें प्रस्तावना में लिखी रहती हैं, लेकिन उनका विस्तार वो प्रस्तावना में नहीं होता। यानी संविधान को जानने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन ये जानना कि हाँ इसमें ये चैप्टर, ये चीज है या नहीं है, उसके लिए प्रस्तावना काफी है। इसलिए अगर आप प्रस्तावना को नहीं पढ़ रहे और संविधान आपने पढ़ लिया तो भी काम चल जाएगा। भाई आप शुरू का चैप्टर मत पढ़िए, इसमें क्या क्या चैप्टर है, आपने पूरी मैथ की बुक पढ़ ली तब भी आप मैथ पढ़ गए। ये तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो उसी चैप्टर को पढ़ना कि क्या क्या चैप्टर है, वो तो शॉर्ट में हमें देखना होता है कि इस बुक में ये चैप्टर है या नहीं है। उसी तरीके से प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना को पढ़ने से ये पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या है। क्लियर? तो उसी कड़ी में अब हम समझते हैं, मैंने आपको बता दिया। और ये सवाल जब मैंने आपको शुरू में बोला था कि संविधान की कुंजी होती है, आप ही सोचिए, जब ताला आप खोलोगे जब तो घर का दरवाजा खुलेगा, तभी तो उसमें सब कुछ सामने नजर आएगा। तो उसी तरीके से जब प्रस्तावना को ठीक से प्रसार करोगे आप प्रस्तावना का, तभी तो आपको पता चलेगा क्या है। तो इसलिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। पीछे लेखपाल की जो भर्ती हुई थी पीछे, उसमें यह सवाल पूछा हुआ था कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को, याद रखिएगा, वो परिचय पत्र होता। क्लियर? तो अब मेन सवाल ये है कि भारतीय संविधान, मैंने आपको बताया था कि एक गृहीत संविधान है और इसमें अनेक स्रोत रहे हैं, विदेशी स्रोत रहे हैं भारतीय संविधान में। तो उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि क्या प्रस्तावना मूल संविधान में थी या ली गई है, ये बात देखिए। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो कहां से ली गई है ये बात समझिएगा। तो प्रस्तावना जो है हमने जो ली है वो ली है अमेरिका से। अमेरिका, याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन सवाल पूछता वनडे एग्जाम में कांस्टेबल लेवल पर कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, हमने प्रस्तावना को अमेरिका से जरूर लिया, लेकिन क्या प्रस्तावना की जो लेखन शैली है, जिस तरीके से प्रस्तावना को लिखा गया है, क्या वो लेखन शैली भी हमने अमेरिका से ली है? नहीं। प्रस्तावना की जो लेखन शैली है, जो लेखन सामग्री है, वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए दो सवाल बनते हैं कि प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से।
प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर हुई बात? यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि उसकी जो भाषा शैली है, उसकी जो भाषा है, लेखन शैली है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों फर्कों को अलग रखिएगा। इसलिए जब आप किसी ठीक बुक को पढ़ते हो तब उसमें आप गौर से देखिएगा कि संविधान के लिखने का, प्रस्तावना के लिखे जाने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं आपको आज के लेक्चर में प्रस्तावना का एक प्रकार से परिचय दूंगा। सही है, जैसे संविधान का परिचय होती है ना प्रस्तावना, उसी तरीके से मैं प्रस्तावना का परिचय दे रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रस्तावना पर और गहराई से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए। तो ये दो बात क्लियर होनी चाहिए कि संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपसे बताया कि आखिर कैसे भाषा या लेखन सामग्री ऑस्ट्रेलिया से कैसे ली गई है। सही, तो अब उसे समझिए। जैसे जब आप प्रस्तावना को किसी भी बुक में जाके देखिए, जब आप उसमें देखोगे तो प्रस्तावना शुरू कहां से होती है? तो उसमें लिखा होता, हम भारत के लोग, भारत के लोग, ऐसे लिखा होगा, हम भारत के लोग। क्लियर? कोमा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर? लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर? इस तरीके से लिखा हुआ, फिर आगे लिखा हुआ उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये 5 शब्द याद रखिएगा, 1 2 3 4 और 5। इन 5 शब्दों को याद रखिएगा। सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं तक लिख देता हूं, तथा उसके समस्त नागरिकों को, ऐसे करके, तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां रुक गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुत्व, इस तरीके से। तो पहला राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से। तो वो उसके लिखने का तरीका देखिएगा। ऐसा नहीं है कि लाइन पूरी होगी फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, नहीं, कोई लाइन आपको छोटी मिलेगी तो कोई बड़ी मिलेगी, कोई छोटी कोई बड़ी। और सही से आप अगर देखोगे मूल संविधान में,
तो ये जो शब्द है ना, ये इस तरीके से नहीं है, ये बोर्ड शब्द है, सही है। बोर्ड शब्द का मतलब ये है, जैसे इस तरीके से ये हल्के हल्के लिखे हुए हैं, ये भारी टाइप में, जैसे ये है समाजवादी, तो ये समाजवादी या ये समाजवादी या ये समाजवादी, तीनों शब्द एक ही हैं लेखन शैली में। लेकिन संविधान में जो ये 5 शब्द हैं, ये इस तरीके से हैं, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, समझे। या तो किसी बुक में आपको बहुत भारी भारी दिखाई देंगे, या फिर रेड उसमें दिखाई देंगे, यानी अलग पेन से, समझ गए ना बात को। 5 शब्द, क्लियर। तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करते हैं, तथा समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता, इस तरीके से लिखी हुई है। और लास्ट में जाके तो समझ गए ना, ये वाली शैली। इसलिए मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी लेखन शैली है, वो अमेरिका से नहीं ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर होनी चाहिए बात। प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप उसे देख लीजिएगा, वो उसी तरीके से लिखी हुई मिलेगी आपको, उसका तरीका है। ये बात ठीक है, आपने उसको गौर नहीं किया होगा कभी, लेकिन अब करिएगा। क्लियर। तो और लास्ट में आप देखिए कि लास्ट में जो है फिर लिखा होगा बंधुत्व, सही है। आज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, 3 शब्द याद रखिएगा लास्ट में, 3 शब्द फिर लिखे हुए, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। सही है। हम भारत के लोग आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से लास्ट में लिखा हुआ प्रस्तावना के, पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि देखिए 3 शब्द है, यहां भी समझ लीजिएगा। अंगीकृत करना, अंगीकृत का मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिएगा कि स्वीकार करना होता है, लेकिन किस तरीके से स्वीकार करना उसको समझिए। एक शब्द पढ़िए, अंग, अंग, यानी भारत की जनता भारत के संविधान से इतना प्यार करती है कि वो उसे अपने अंग से लगाना चाहती है, वो उसे अपने अंग से लगा के तब जाके उसे स्वीकार करती है। क्लियर। अपने अंग से लगा के तब स्वीकार करती है, यानी उसकी रग रग में संविधान होगा। अधिनियमित, ये सब दोबारा आपके सामने आया, लेक्चर 1 पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था लिखित संविधान और अलिखित संविधान में एक फर्क ये होता कि लिखित संविधान अधिनियमित होता और अलिखित संविधान अभ्युदित होता। तो अधिनियमित का मतलब वो होता, वो चीज जिसकी एक निश्चित तारीख हो। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई, इसलिए ये एक निश्चित तारीख है, निश्चित डेट है। इसलिए अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अपनी आत्मा में, आत्मा समझ रहे ना, आत्मार्पित कर देते हैं, यानी उसको समर्पित कर देना अपने आप को, यानी हम संविधान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। क्लियर। तो प्रस्तावना के शब्द समझ लीजिएगा आप। अभी मैं इन शब्दों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अभी प्रस्तावना की आपको एक प्रकार से परिचय ही दे रहा हूं आपको, सही है, उसका मतलब बता रहा हूं कि वो क्या है। बाकी इन सब पे मैं चर्चा करूंगा, सही है, कि आखिर ये शब्द 5 शब्द ये हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन्हें डिफाइन करूंगा मैं क्या सिस्टम है। दूसरा ये भी बताऊंगा कब कौन सा शब्द जोड़ा गया, उसे भी बताऊंगा। ये 3 शब्द मैंने आपको बता दिए, इनका अर्थ क्या होता है, सही है। अभी आपके 10 शब्द बचे हुए हैं जिनका अर्थ आपको
आना चाहिए, यानी आपको प्रस्तावना में पढ़ना आना चाहिए। 5 शब्द दिए हैं, 5 शब्द और हैं, 5 शब्द दिए हैं, 5 शब्द और हैं। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में ना तो समाजवादी था, ना ही पंथ निरपेक्ष था, और ना ही, जब आप आगे जाकर 5 शब्द और पढ़ोगे, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता और बंधुत्व, 5 शब्द, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता और बंधुत्व। फिर से सुनिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, राष्ट्र की अखंडता और बंधुत्व, ये 5 शब्द, और ये 5 शब्द, इन 10 शब्द बताऊंगा। तो इन 10 शब्द में आप देखिएगा दूसरा और तीसरा शब्द ये संविधान में इसी क्रम में, ये ध्यान रखिएगा, 2 और 3, 2 शब्द तो ये, और एक मैंने अभी बोला कि अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, वो जो शब्द वहां पर रखा हुआ है, राष्ट्र की अखंडता वाला जो शब्द वहां पर रखा हुआ, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए प्रस्तावना को आप ठीक से पढ़िएगा, तो दोनों सवाल आपके क्लियर होने चाहिए, सही है। और एक बात ये भी याद रखिए कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का स्रोत किसको बताती है? तो संविधान का जो स्रोत है प्रस्तावना, वो भारत के लोगों को बताती है, भारत के लोगों को, सही है। इसीलिए आप देखिएगा प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इस बात पे संविधान सभा में बहस भी हुई थी। किसी ने कहा ईश्वर के नाम से करते हैं, सही है, किसी ने कहा खुदा के नाम से करते हैं, तो उस तरीके से वो बहस थी, ठीक है। वो विविधताओं वाला देश है, आप उसमें लोकतंत्र में इतना चलता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, सही है। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, ये भारतीय संविधान भारतीय जनता का परिणाम है, इसलिए भारत के लोगों से इसकी शुरुआत होगी, इसीलिए प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर? इन 5 शब्दों में बात नहीं कर रहा हूं। अब एक टॉपिक और है प्रस्तावना में, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक मुद्दा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1960 में एक बेरुबाड़ी संघ मामला आया सामने, बेरुबाड़ी संघ केस। उस 1960 वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्लियर? तो आप एक बात बताइए, जब प्रस्तावना, सवाल ये उठ रहा था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक सवाल उठ रहा था उस दौर में। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बोला कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो फिर सीधी सीधी बात तो ये होगी कि इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संशोधन तो आप उसमें कर सकते हो ना जो संविधान में है, क्योंकि संविधान में ही तो अनुच्छेद 368 के तहत आप संशोधन कर सकते हो। और ये बात मैंने आपसे बोली थी कि संविधान वही होता जो चलायमान होता, जो गतिज अवस्था में होता, जिसमें संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। पहला लेक्चर पढ़ लीजिएगा, उसमें बताया था ये मैंने आपको कि अगर संविधान है तो उसमें संशोधन भी होगा, वरना एक दिन वो ओल्ड हो जाएगा और रद्दी में फेंक दिया जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उस दौर में 1960 वाले केस में ये बोल दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को बदला 1973 में जाके, समझ लीजिएगा, 1960 में नहीं, 1973 में। यानी बेरूबाड़ी जो केस था, बेरूबाड़ी वाला केस था, इसमें नहीं बदला, इसमें बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवनंद भारती केस आया, केशवनंद भारती, ये एक केस सर्वोच्च न्यायालय में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया 1973 में, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना अपनी भाषा को पलटते हुए पुनर्विचार कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तब आप समझ जाइए कि जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो फिर उसमें संशोधन भी होगा। क्लियर? क्योंकि अगर संविधान है तो संशोधन है, तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो माय डियर संशोधन भी आराम से होगा। सही है? तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पे एक नोटिस दिया, एक बात बोली कि आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन याद रहे वो संशोधन पॉजिटिव होना चाहिए। यानी वो संशोधन इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई नेगेटिव फर्क डाले, यानी प्रस्तावना के मूल ढांचे में कमी आ जाए, ऐसा कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। उसमें बढ़ जाए, बढ़ावा आना चाहिए, उसकी अच्छाई बढ़नी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन संशोधन अगर करोगे तो उसके मूल ढांचे को आप नहीं छेड़ोगे। यानी कैसे? देखिए, सपोज करो आपने जो है क्या करा, औरतों वाले बाल लगा लिए एक लड़के ने, उसने मूंछें कटवा दी, उसने लिपस्टिक बिंदी लगा दी, कपड़े पहन लिए एक औरत के, तो वो ठीक है, उसने सारा लिबास एक लेडीज वाला ले लिया, यानी देखने में वो लेडीज लगेगा, लेकिन वो पुरुष है, उसका मूल ढांचा क्या है, वो पुरुष है, वो नहीं बदल सकता। उसका ऊपर का सिस्टम बदल सकता, लेकिन उसका मूल ढांचा नहीं बदल सकता, वो पुरुष ही रहेगा। उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आप जो है प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि उसके मूल ढांचे में फर्क नहीं आना चाहिए। इसीलिए जब संशोधन किया गया, अभी वहां मत जाइए कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन 19, उस चक्कर में मत पड़िएगा, वो बताऊंगा सब चीजें। जब संशोधन किया गया तब आप देखिए ये शब्द जोड़े गए। इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और आगे जब आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्र की अखंडता, इसका मतलब उसमें जो है आपने उन्हें नहीं ऐड किया। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द बाद में जोड़े गए 42वें संशोधन में, विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। मूल संविधान में ये 3 शब्द नहीं थे। तो कब? 1973 के बाद 1976 में जाकर संशोधन हुआ। क्यों? क्योंकि उस दौर में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, इसलिए संशोधन बना। तो आप देखिए, जब संसद ने उसमें संशोधन किया तो क्या किसी शब्द को काटा? नहीं, बल्कि और शब्द बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। मैं उस शब्द को नहीं लिख रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन छिपा हुआ, वो बताऊंगा आपको। क्लियर? तो इसलिए जो है वो शब्द नहीं जोड़े गए। दूसरी बात, मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता क्यों नहीं थे, बाद में क्यों रखे गए, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में भले ही नहीं थे, लेकिन संविधान में थे, और उन्हें संविधान में रखने के पीछे भी एक राज था। क्लियर? तो आज हमने जो है संविधान की प्रस्तावना का परिचय दिया। क्या है प्रस्तावना? कल जो मैंने आपको ये 10 शब्द बताए, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात यही बता देता हूं आपको कि ये जो 5 शब्द ऊपर वाले हैं, ये संविधान के आदर्श हैं, संविधान के आदर्श हैं।
जबकि बाकी जो 5 शब्द मैंने आपको बताए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की अखंडता और बंधुत्व, वो बाकी जो 5 शब्द हैं वो आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं या अभिलाषा कह लीजिएगा, अभिलाषा, सही है। और व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को, आदर्श मतलब आइडियल, आकांक्षा यानी एस्पायरेशन। तो जो आदर्श है, जैसे सपोज करिए आप किसी धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म की जो मूल पुस्तक है, सही है, तो जो उस मूल पुस्तक में लिखा हुआ है, वो मूल पुस्तक किसी न किसी अवतार के जरिए रही होगी। तो उस मूल पुस्तक में जो आदर्श लिखे होंगे, उन्हीं आदर्शों को सामने रखते हुए, आप उन्हीं आदर्शों पे चलते हुए आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं ना। वहीं से तो होंगी ना आपकी आकांक्षाएं पूरी। लेकिन किन्हें? उन आदर्शों को मानते हुए, सही है। जैसे सपोज करिए किसी ग्रंथ में यह लिख दिया गया कि नहीं, जुआ खेलना पाप है, तब आपने उसे अपना आदर्श मान लिया कि नहीं, जुआ नहीं खेलना, और आपकी इच्छा यह थी कि मुझे अच्छा आदमी बनना। तो आदर्श क्या था? जुआ नहीं खेलना। तो आप जुआ नहीं खेले तभी जाकर तो अच्छे आदमी बने ना। तो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आदर्श वाले रास्ते से आपको जाना होगा, याद रखिएगा। क्लियर? इसलिए ये जो 5 पहले शब्द हैं वो आदर्श हैं, बाकी जो 5 शब्द हैं वो आकांक्षाएं हैं। लेकिन आकांक्षाएं बगैर आदर्श के पूरी नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसलिए हम देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे, सही है। बाकी मैथ का लेक्चर मैंने अपलोड कर ही दिया, अब ये सही है, इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है जल्दी में मैं साइंस का भी आपका, क्योंकि रेलवे वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल प्रस्तावना की हमने मूल चीजों को देखा, बाकी इस पे जो है विस्तार से कल चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं बाकी हैं।